हेलो एवरीवन, माय नेम इज जय सोनी एंड वेलकम टू शिक्षात्रा। हम टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हमने ना सारे चैप्टर कर लिए हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, 13 चैप्टर लास्ट चैप्टर है जिसमें हम बेसिक देख रहे हैं। अभी हमने जो आपका 7 है ना, 7 और 8 का भी बेसिक नहीं देखा था तो वो भी देख लेंगे। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बेसिक देख रहे हैं और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्योंकि यदि बेसिक बहुत अच्छा हो गया ना तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, और यदि बेसिक अच्छी नहीं है तो आप कितनी क्वेश्चन कर लो, कितनी प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सी कमी रहेगी। तो बेसिक बहुत अच्छे से कर लो, इसके बाद क्वेश्चन तो करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड, जैसे 13.1 देख रहे हैं हम। ओके, एक्सरसाइज 13.1, तो इसके सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे और फिर एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में जब पूरा जो हमारा बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा 13 चैप्टर का, तो हम क्या करेंगे, फिर ना हम टाइप वाइज क्वेश्चन देखेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन कैसे, कि टाइप वाइज क्वेश्चन में हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और अलग अलग टाइप के। ऐसे नहीं कि एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन देख लिए हमने, ऐसे नहीं करेंगे हम ना, हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और ताकि हर टाइप के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों, और प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे और जो अच्छे क्वेश्चन होंगे जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन करते जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, टर्म 2 में एनसीईआरटी से लगभग आप समझो कि 70 से 80% क्वेश्चन आपके वहीं से बनने हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा लेना, तो यही रहेगा, ठीक है। आपके इजी क्वेश्चन 70% ही बनने, थोड़े से मॉडरेट बनेंगे आपके, तो बहुत इजी पेपर आएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, टाइम अच्छा है आपके पास, कर लोगे तो बहुत अच्छे से कर जाओगे पेपर को, ठीक है। तो देखते हैं हम अभी हम क्या देख रहे हैं, आज हम क्या क्या देखेंगे। देखो, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इससे पहले थोड़ा सा लेवंथ का हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो आपको, ठीक है। तो देखो, जो जो चीजें आपको काम पड़ने वाली हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पता हो कि सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है, सारे के सारे आउटकम जो होते हैं ना वो सैंपल स्पेस में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक डाई को आप रोल करो, ठीक है। डाई को रोल करेंगे तो क्या होगा, एक डाई को रोल करने पे हमें कितने आउटकम मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यही आते हैं। तो ये सारे आउटकम हो गए, इससे ही हम सैंपल स्पेस कहते हैं कि सारे के सारे आउटकम आ जाए, वो होता है सैंपल स्पेस। ओके, अब इतना क्लियर हो गया होगा। अब सैंपल स्पेस के बाद और आता है, अब देखो आपको ना इसमें यदि आप सेट से रिलेट करके देखोगे, आप यदि इसे सेट से रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत आसानी से पढ़ जाओगे और बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है। तो सेट से रिलेट करके देखना है हमें सारी चीजें। तो देखो, यदि मैं आपसे बोलूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, देख लेना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। ऐसे इवेंट्स जिनमें ना कुछ भी कॉमन नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है आपके, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन ना हो, इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो, यदि मैंने सेट्स में हम समझे, सेट से रिलेट करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है वो डिसजॉइंट सेट होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे कहेंगे जिसमें कोई भी ऐसे इवेंट जिसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती, वो कैसे इवेंट होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो देखो, जैसा मैंने कहा, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ऑड आने का इवेंट, एक इवेंट है जो कि ऑड बता रहे कि ऑड नंबर आते हैं, तो 1 3 and 5 यही ऑड नंबर होंगे। और एक और जो इवेंट है वो क्या बता रहा है, इवेंट बता रहे कि इवन नंबर। तो ये देखो, इनमें क्या कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ए और बी को हम इन्हें कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, इजी है। अब देखो, यदि मैं कहूं आपसे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी जो है बहुत इजी है। यदि हम n नंबर की प्रोबेबिलिटी बताएं तो क्या होती है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। ऊपर क्या आ जाता है, फेवरेबल आउटकम, और नीचे टोटल आउटकम आ जाते हैं हमारे, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ टोटल आउटकम यहाँ जाते हैं, तो ये निकल जाती है प्रोबेबिलिटी किसकी, टोटल नंबर की। ओके, या हम फेवरेबल जिस भी इवेंट की निकालना चाहें, जैसे पीई निकाल रहे हैं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहें तो फेवरेबल आउटकम निकाल दो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम लिख देते हैं, तो निकल जाता है। अब लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कुछ हटके होगा। अब देखो, यदि मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, आपने पढ़ा होगा, ये भी लगेगा हमें, ठीक है। क्या होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। याद रखना है आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूं डी मॉर्गन लॉ पढ़ा होगा आपने, क्या होता है, ए
यूनियन बी, ठीक है, डैश यदि हम निकालना चाहें तो इसे हम डी मॉर्गन लॉ से क्या कह सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कनेक्ट करके देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, जो जो आता जाएगा ना हम समझते चलेंगे, क्योंकि टर्म 2 की प्रिविजन कर रहे हैं तो जल्दी करना होगा आपको। तो देखते हैं, देखो यदि हम बात करें सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम यहां देखते हैं, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पे देखते हैं कि क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो इसे हम कई तरीके एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हमें कोई कंडीशन दे दी गई, फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी क्या होती थी, अभी क्या हो रहा था, हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे थे, टोटल आउटकम से निकाल रहे थे। जैसे देखो हमारा स्कूल है, ठीक है, स्कूल हो गया, यहाँ पे ना हमने क्या किया, एक पिकनिक प्लान की, तो सारे बच्चे नहीं गए। कितने बच्चे गए, जैसे टोटल 100 बच्चे थे तो इसमें से सिर्फ हाफ बच्चे गए, 50% ही बच्चे गए, 50 बच्चे गए। तो 50 बच्चे कहाँ बैठ गए, बस में। ओके, तो अब देखो कंडीशन लगा दी गई कि अब कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं आपके, पिकनिक जा रहे हैं, बाकी सबको घर पहुंचा दिया गया कि आप घर जाओ, बाकी सब पिकनिक मनाने चलेगा, ठीक है। तो पिकनिक पे चलेगा, इसका मतलब 50 बच्चे पिकनिक में। ओके, तो इनमें से क्या है, एक जो है ना वो रास्ते में उतर गया। जैसे उनके कोई रिलेटिव का घर था, तो हम रास्ते में कहाँ जा रहे थे, जैसे हम कहीं भी देख लेते हैं, जैसे आप कोई भी एक एरिया जा रहे थे, कहीं पे भी घूमने जा रहे थे, तो वहां पे एक जो है प्लेस पड़ा जहां पे एक बच्चे को उतरना पड़ा, ठीक है। तो अब कितने बचे, 49 बचे 49। तो अब हमें निकालना है कि कितने, उस बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकाल लो जो निकल चुका है आपका, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 है। टोटल आउटकम कितने हैं, अब आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कितनी, आप टोटल में से नहीं निकालोगे कि जितने बच्चे पिकनिक गए थे उनमें से निकालनी है आपको। तो कितने गए थे, 50, तो 1/50 आएगी। ओके, तो इस तरीके से होगा। या फिर एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं हम, ये समझ में नहीं आया होगा तो जैसे देखो आप कोई भी एग्जाम में बैठते होगे, जैसे आप जेई के एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है, जेई के एग्जाम में बैठ रहे हो, सबसे पहले क्या होता है, मेंस होता है आपका। मेंस में क्या होगा कि हम ऐसा मानते हैं कि टोटल ना 1000 बच्चों ने फिल किया फॉर्म, जिनमें से आपके 400 बच्चे जो है मेंस क्लियर कर लिए आपके। देखो मेंस में बैठने वाले कितने बच्चे हो गए, टोटल 1000 हो गए, टोटल 1000 हुए, इनमें से पास कितने हुए, ओनली 400, ठीक है। तो 400 बच्चे अब क्या देंगे, एडवांस देंगे। तो कितने बच्चे अब एडवांस दे रहे हैं, 400। तो कंडीशन क्या होगी कि एडवांस से पास होने वाले कितने बच्चे होंगे, ठीक है, एडवांस से निकल के आईआईटी में आने वाले कितने बच्चे होंगे। तो आईआईटी की सीट हम ऐसा मान लेते हैं कि सिर्फ 50 है, ठीक है। तो कितने बच्चे, प्रोबेबिलिटी कितनी हुई आईआईटी में सिलेक्ट होने की, 50, ठीक है। जिनने हमने कंडीशन लगा दी, जिन्होंने एडवांस निकाला है वो वाले बच्चे, ठीक है, या जिसने मेंस क्वालिफाई किया है वो वाले बच्चे। तो मेंस क्वालिफाई करने वाले कितने बच्चे थे, 400। तो 400 में से आईआईटी में सिलेक्ट होने वाले के बच्चों की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। तो कंडीशन दे दी। अब यदि मुझे टोटल में से निकालना है कि टोटल में से बताओ कितने आईआईटी में बच्चे सिलेक्ट हुए, प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 50 अपॉन टोटल कितने थे, 1000। लेकिन अब कंडीशन देखिए ये क्या गिवन है, मतलब वो चीज पहले हो चुकी है, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बहुत इजी है, देखते हैं। तो देखो यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, कि ई और एफ जो हैं वो दो इवेंट हैं आपके एसोसिएटेड विथ द सेम सैंपल स्पेस। मतलब सैंपल स्पेस जो मैंने आपको पहले बताया था, सैंपल स्पेस क्या होता है, ठीक है। सैंपल स्पेस में क्या बताया था मैंने कि सैंपल स्पेस सारे आउटकम जिसमें आ जाते हैं। तो इन्हीं में से कुछ इवेंट हो गए, एक ई इवेंट हो गया और एक एफ इवेंट हो गया, इन्हीं में से निकल रहा है। जैसे मैंने क्या बताया था, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं हम, जिसमें टोटल आउटकम कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, यही 6 होंगे। और इसके बाद हमें क्या बोला है कि हमें ना 2 इवेंट निकल गए, कि एक जो है हमारा इवेंट क्या बोल रहा है कि आपके ना 4 या 4 से छोटे नंबर, 4 या 4 से छोटे नंबर मतलब 1, 2, 3 और 4 ये आ गया। ये किसको बता रहा है, ई को बता रहा है, आपके ई को बता रहा है। और एफ किसे बता रहा है, एफ बता रहा है कि 5 या 5 से छोटे, 5 या 5 से छोटे मतलब 5 भी शामिल होगा और उनसे छोटे नंबर सारे शामिल होंगे। तो ये हो गया। ओके, तो अब देखो ये 2 आउटकम कहां से लिए हमने, सैंपल स्पेस से ही तो लिए। तो ये है ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड, ठीक है, मतलब एफ हो चुका है आपका, एफ हो चुका है, तब ई की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, ठीक है। तो जब एफ हो चुका है तब ई की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो अब यदि हम सेट से समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखो हमने क्या किया, ये ई इवेंट हो गया आपका और ये एफ इवेंट हो गया, ये एफ इवेंट है और ये ई इवेंट है। अब मैंने आपसे बोला कि देखो
एफ इवेंट हो चुका है तब आपको ई प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सैंपल स्पेस तो ये पूरा हो गया, एस ये पूरा हो गया, ये जो हमने बॉक्स बनाया ना इसके अंदर जितना भी डाटा है पूरा सैंपल स्पेस है। तो देखो यदि मैं सैंपल स्पेस की बात करता हूं यहां पे, तो हम सैंपल स्पेस से तो निकाल नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, जब एफ हो चुका है तो ई निकालो। अब एफ हो चुका है तो एफ ये पूरा होगा, ठीक है, ये एफ जो है वो पूरा हो जाएगा, ये एफ पूरा हो चुका है। तो ई की प्रोबेबिलिटी बताओ कह रहा है हमें। तो अब देखो ई कहां से निकालोगे, ई की प्रोबेबिलिटी कहां से निकालोगे, हमें पता है कि हम एफ से ही ढूंढना पड़ेगा हमें ई की प्रोबेबिलिटी। तो हम देखेंगे कि एफ में कुछ पार्ट ई का भी है। कौन सा वाला पार्ट है, देखो हमें पता है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट वो ई में भी है और एफ में भी है, मतलब यहां से निकल सकता है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है इंटरसेक्शन से। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यदि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जब एफ हो चुका है तो हम ना इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जब एफ हो चुका है तो ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो। ओके, देखो क्या है, जब f हो चुका है तो e की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, मतलब कंडीशन हमें दे दी गई है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे। देखो यदि हम बात करें इसकी, जब f हो चुका है तो e की प्रोबेबिलिटी, तो e कहां से निकलेगा आपका, e ना जब तक इंटरसेक्शन नहीं निकालोगे तब तक e का पार्ट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ f निकाल लेंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ e निकल जाएगा। तो याद रखना है। अब हमें बोला कि पी एफ जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है, 0 के इक्वल होता भी नहीं है ना वो। तो यदि 0 हो गया तो अपॉन में 0 मतलब वो नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इजी है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कैसे आता है, क्यों आता है ये चीज ना, आप जब बेसिक समझते तो ठीक है, जेई पढ़ोगे जब देख लेंगे हम फिर से, क्योंकि रिपीट करेंगे। तो देखो अभी तो आपको क्या करना है, टर्म 2 की तैयारी करनी है, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होता है, क्योंकि सिर्फ आपको यही याद रखना है, इसी से आपको बनेंगे क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ये चीज क्यों लग रही होगी, क्योंकि इक्वली लाइकली जो है कभी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है, कई कंडीशन ऐसी बनेगी। तो एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के बाद सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो देखो हमने ये देख लिया, प्रॉपर्टी देखते हैं हम। कुछ प्रॉपर्टी में क्या बोला है हमें कि पी जो है ना, हमें बोला है कि जो f है ना, जब f हो चुका है तो s की प्रोबेबिलिटी निकालो, हमें ये बोल रहा है। ठीक है, तो देखो अब हमें इतना बताओ, सबसे पहले s क्या है, s सिंपल सैंपल स्पेस है आपका। s क्या है, एक सेकेंड, s जो है ना वो सैंपल स्पेस हो गया आपका। ठीक है, तो अब देखते हैं, यदि s आपका सैंपल स्पेस है तो यदि हम निकालना चाहें कि जब f हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी निकालो s की, तो मुझे बताओ s ये तो पूरा हो गया, ये पूरा s है। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या है, s हो गया, ये पूरा पार्ट s है हमारा। अब देखो यदि हम इसकी बात करें, यदि ये पूरा पार्ट s है, अब देखो s जो है ना यहाँ पे s क्या हो गया, ये पूरा बॉक्स हो गया। अब हमें f बोला है कि एक इवेंट है जो f है, तो हमने क्या देखा था, e और f जो है ना वो सैंपल स्पेस में ही होते हैं। तो f कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये सही से काम नहीं कर रहा है, 1 सेकेंड। देखो यदि हम बात करें कि सैंपल स्पेस, यदि हम देखें सैंपल स्पेस, ये बॉक्स हो गया। ठीक है, ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल स्पेस को। अब देखो, अब ये सैंपल स्पेस हो गया आपका पूरा। ठीक है, अब एफ भी इसमें होगा, क्योंकि हमने ई और एफ देखे थे, दोनों इसी में होते हैं। ओके, 1 सेकेंड, ई और एफ जो थे आपके वो दोनों इसी में होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एफ आपका इसी में होगा। ठीक है, ये बना दिया हमने कि एफ इसी में है आपका। ठीक है, तो अब देखो यदि एफ इसमें है ना, ये देखो हमने बोल दिया कि ये एस है आपका और ये एफ हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब एफ हो चुका है तो एस की आपको निकालनी है, सैंपल स्पेस की। तो ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ गया कि एफ हो चुका है तो एस की प्रोबेबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत पूछ रहे हैं हमसे कोई क्वेश्चन। देखो सिंपली हम करते हैं, यदि मैं कहूं एफ इंटरसेक्शन, यदि हम एफ इंटरसेक्शन एस निकालें तो क्या निकलेगा, आप मुझे इतना बताओ। ठीक है, यदि हम एफ इंटरसेक्शन एस निकालते हैं तो कितना निकलेगा, अरे एफ के एस और एफ में जो कॉमन हो जाएगा वो आ जाएगा, और एफ और एस में कॉमन क्या है, पूरा का पूरा एफ है ना। तो क्या लिख सकते हो, एफ इंटरसेक्शन एस को आप एफ ही लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा, ऊपर
ऊपर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा और नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा। तो अब तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इजी है। देखो, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि हम P इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन S निकालें, F इंटरसेक्शन S निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, F ही मिल जाएगा। ठीक है, तो F मिल गया, इसका मतलब आप क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ F, जो कि 1 हो जाएगा आपका। ओके, अब ये 1 हो गया। तो याद रखना है कि जब भी हमें ऐसी कंडीशन दी रहे तो हमारा आंसर जो है वो 1 आता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है हमें कि इफ A and B आर एनी टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस S and F in an event of S such that PF is not equal to 0, ये तो होता ही है। देखो हमें क्या बोला कि A and B आर एनी टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस, एक सैंपल स्पेस के A और B दो इवेंट हैं। F इज एन इवेंट, F एक ऐसा इवेंट है ऑफ S का सैंपल स्पेस का सच दैट PF इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा बोला कि A और B और F सारी इवेंट कहां पे हो गए, आ गए आपके सैंपल स्पेस के हो गए। ठीक है, सारे सैंपल स्पेस से लिए गए। अब हमें बोल दिया कि F जब हो चुका है ना, तो आपको किसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, A यूनियन B की, कि A और B या एंड B, मुझे इतना बताना। ठीक है, A और B या एंड B। एंड B में हम क्या निकाल रहे होते हैं, इंटरसेक्शन या यूनियन। ये आपको पता है या नहीं? ठीक है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। ओके, देखते हैं। देखो यदि हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये सेम फॉर्मूला वो है जो मैंने आपको पहले बताया। देखो यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की बात करूं, कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। हम क्या कर रहे हैं, ये तो सारे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमने कंडीशन लगा दी कि हमें ना F के रिस्पेक्ट में निकालनी है। तो F के रिस्पेक्ट में हम A यूनियन B भी निकालेंगे, F के रिस्पेक्ट में हम A भी निकालेंगे, F के रिस्पेक्ट में हम B भी निकाल रहे होंगे और F के रिस्पेक्ट में हम इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की टर्म में। ओके, तो ऐसे याद रखना है आपको। अब इसे आप वो वाली टर्म में भी लिख सकते हो। कैसी वाली टर्म में, ये वाली जो हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी फॉर्मूला क्या देखा था हमने कि यदि P E अपॉन F है, E अपॉन F होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, यही लिखते थे हम। ठीक है, तो यहां पे भी हम वही कंडीशन लगा देंगे, क्या कि हम ना A यूनियन B इंटरसेक्शन F कर देंगे और अपॉन में, तो ऐसे लिख सकते हो आप इसे। देखो P, आई होप कि ये मिट ना रहा हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसे। ओके, देखो ये हमने फॉर्मूला देखा था ना, P इंटरसेक्शन ऑफ, एक सेकेंड, P इंटरसेक्शन F अपॉन में P F। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी E की, तो हम ऐसे लिखते थे इंटरसेक्शन करके। सेम हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा और ज़्यादा मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिर मल्टीप्लिकेटिव में तो देखेंगे हम। ठीक है, तो A अपॉन में यदि हमें F मिल रहा है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे हम ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, A इंटरसेक्शन F, जो ऊपर होता है और नीचे होता है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ऊपर क्या है, A यूनियन B है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे F के साथ, तो F के साथ निकाल लेना आप। फिर ये कितना आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये निकालना। फिर A यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ F, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन ऑफ F, फिर बीच में क्या है, यूनियन है। ठीक है, फिर यूनियन है, तो अब हम क्या करेंगे, B के साथ इंटरसेक्शन F का निकालेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और इस वाली मेथड से भी कर सकते हो जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये वाली मेथड से। तो ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, ये आता कहाँ से, मैं वो बता रहा था आपको। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से बहुत कि हम कैसे कर रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो यदि हमें ये दिया तो वहाँ पे भी हम देखते थे, यदि हमें A डैश निकालना होता था तो हम कैसे लिखते थे, यहाँ पे 1 माइनस A ऐसे लिखते थे। यदि सेट, इसका मतलब होता क्या है, देखो यदि ये सैंपल स्पेस हो गया और ये पूरा A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि मैंने A डैश लगा दिया मतलब A को छोड़ के सारा, ये सारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, ये सारा सैंपल स्पेस आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, A डैश को। ओके, तो ये याद रखना है आपको।
तो हम सिमिलरली यहां पे भी बोल सकते हैं। देखो क्या है, P, हमें क्या निकालना है, 1 सेकेंड, हमें यहां पे निकालना है, 1 सेकेंड, हाँ, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें ना ई डैश अपॉन में एफ, मतलब जब एफ हो चुका है, जब एफ आपका हो चुका है तब आपको क्या निकालना है, तब आपको ई डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये कितना होगा, आपको सिंपली क्या करना है, 1 से माइनस कर देना है। तो 1 माइनस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, देखो ये दिया है हमें, जो प्रॉपर्टी 3 है हमारी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 3 दी है हमें, तो वैसे ही हमें करना है सॉल्व, इजी है बहुत। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हमें कैसे करना है, कंडीशन कैसे सॉल्व करनी है। एक और चीज याद रखना कि हमेशा किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, वो हमेशा कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी हो सकती है। ओके, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी आगे काम पड़ सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अब देखो हमें क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू दिया है 7/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, 9/13 दिया हुआ है। और हमें क्या हमें एक और चीज दी है, इंटरसेक्शन पी, जो ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है। तो हमें निकालना है एवेल्युएट पी ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज हैपन, मतलब बी हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, ठीक है। बहुत ईजी है, सीधे आपको फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं, ये 2 नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख दोगे, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम, जो भी गिवन है आपको, क्या क्या गिवन है देखो, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, कितना है 7/13, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है 9/13, ठीक है। और हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी गिवन है, ये कितना दिया है 4/13। अब हमें निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये निकालनी है। तो हम ऐसे लिख देंगे बी, ये हमें निकालना है। तो वी नो दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, व्हेन वी हैपन, वी ऑलरेडी हैपन। तो क्या होता है, हम ना प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, ओके। और अपॉन में क्या लिखते हैं, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देते हैं, बस सॉल्व कर देते हैं। सारी वैल्यू हमें पता है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है प्रोबेबिलिटी 4/13 अपॉन 4/13 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 9/13, ये 9/13, 13 से 13 कैंसिल कर देना, कितना आ गया 4/9, और यही आपकी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई ए की बी के रिस्पेक्ट पे, ठीक है। तो ये याद रखना, आंसर आ गया, बहुत ईजी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। हमेशा याद रखना, जब भी आपको गिवन दैट लिखा है ना, तो गिवन दैट के बाद में जो भी लिखा हुआ है वो सारा क्या होगा, वो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, मतलब वो हो गया आपका, पहले से हो चुका है, उसके रिस्पेक्ट में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये याद रखना। तो जैसे हम ई एफ मान के चल रहे हैं ना, तो एफ आपका क्या हो जाएगा, गिवन के बाद वाली टर्म पूरी आपकी क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। यहां से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए सही रहेगा। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या वो कह रहा है कि अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली है जिसके पास 2 चिल्ड्रन है ना। तो 2 चिल्ड्रन कौन कौन सी है देखते हैं। तो अब हम सैंपल स्पेस सबसे पहले बना लेते हैं। सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा कि हो सकता है कि दोनों बॉय हो गए, ठीक है, हो सकता है दोनों बॉय हो जाएं, या फिर एक बॉय एक गर्ल हो जाए, ठीक है, या हो सकता है कि फर्स्ट वाला बॉय है ना, अब या तो दोनों गर्ल हो जाएं या फर्स्ट वाली गर्ल और सेकंड बॉय हो जाए, यही होगा। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी ऐसी बन सकती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ बॉय हो। तो हमें क्या दिया है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि दोनों बॉय होने चाहिए। अब दोनों बॉय होने चाहिए, इसका मतलब हमने ऐसे जान लिया कि ई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट, हम ऐसे लिखेंगे वहां पे कि लेट ई इक्वल टू, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, तो हम लिखेंगे कि जो एक इवेंट हो गया ना ई इवेंट, हमने क्या मान लिया कि ये बता रहा है कि दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, ठीक है। ई इवेंट क्या बता रहा है, बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, ठीक है, बॉय। तो
अब देखो एफ क्या बताएगा हमें, एफ गिवन के बाद वाला दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, ठीक है। तो एफ क्या बता रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ठीक है, ये इवेंट हो गए। तो अब हम क्या निकालना है, हमें निकालना है, अब पढ़ के समझ में आ रही है कि जब एफ हो चुका है तो हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ई की। तो देखो अब कैसे निकालेंगे, क्यों, हमें पता है कि हमें ना इसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे और फिर अपॉन में क्या निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब देखते हैं इंटरसेक्शन मतलब यदि हम पीई की बात करें, पीई कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ जाएगी, या फिर एक काम करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखो यहां सबसे पहले ई निकालना, ये तो ई क्या हो गया, इवेंट हो गया ना, आपको प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है उसकी। तो ई क्या है, देखो ई में कौन कौन से आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाद में निकालेंगे, सबसे पहले इवेंट देखो, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज में ई में कौन कौन से आ गए एलिमेंट, आपके ई में एलिमेंट आ गए सिर्फ बी बी, यही आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, तो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी 1 के अपॉन में 4, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं 4 हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/4 हुई, ठीक है। यहां पे देखो कंडीशन कैसे दिख रही है कि सबके आउटकम जो है 4 हैं, आ रहा है समझ में, यहां पे सबके आउटकम 4 हैं, लेकिन जो 7 नंबर को एग्जाम्पल है ना आपका, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वहां पे देखना कि यहां पे तो सबकी जो आउटकम है 4 है, लेकिन वहां पे सबके आउटकम 4 नहीं होंगे, अलग अलग रिस्पेक्ट में निकाल रहे होंगे, तो अलग आंसर आएगा, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। ये तो आपके इजी हैं पर वो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसको देखेंगे हम। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा, 1/4 आ गया, ओके। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ गया, 1/4। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो आप सबसे पहले, ठीक है, एफ भी निकाल लो क्योंकि एफ भी लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले एफ के एलिमेंट निकालने पड़ेंगे, कौन कौन से आ जाएंगे एफ के एलिमेंट, ठीक है। इवेंट एफ में कितने एलिमेंट आ गए, कौन कौन से, देखो हमें क्या बोला था कि एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, एटलीस्ट 1 बॉय, देखो बोथ बॉय में भी एक बॉय है या नहीं, यहाँ पे भी एक बॉय है और जीबी में भी एक बॉय है, तो एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, कहाँ भी हो, किसी भी कंडीशन में, कि वो एल्डर हो या फिर यंगेस्ट हो, जो भी हो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो अब हमें पता है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो पी एफ कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ गया, ये आ गया है 3 के अपॉन में 4, ठीक है। अब हम सीधे इंटरसेक्शन, अब हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो चाहिए ही नहीं हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, फिर भी हमने निकाल दिया, पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो हमने क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है हमें, सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, कितना आ जाएगा, तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू कितना आता है, मतलब दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो बी भी बस कॉमन है दोनों में, तो बी बॉय बॉय दोनों बॉय होंगे, तब ये वाली कंडीशन बन गई कि दोनों बॉय हो गए, ठीक है। अब देखो तो इंटरसेक्शन निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तभी तो वैल्यू रख पाएंगे, यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब बस सॉल्व कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ कितना आ गया, देखो यहाँ पे 1/4 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1/3। हो सकता है कभी कभी गलती हो जाए आपसे कि आपने ऊपर 3/4 लिख दिया और अपॉन में 1/4 लिख दिया, तो 4 से 4 कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3/1, मतलब 3। लेकिन आपको पता है कि कभी भी किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा। तो आंसर क्या है 1/3, समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है, इसको, ये वाली कंडीशन को, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स्ड अप थ्रोली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली इफ इट इज known that the number of an drawn cards is more than 3, what is the probability that it is an even number, ठीक है। हमें क्या बोला है, हमें ना 10 कार्ड्स दिए हुए हैं जिसमें 1 to 10 तक नंबर लिखा हुआ है, नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स्ड अप थ्रोली, उनको सबसे पहले हमने मिक्स किया एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, और एक 1 कार्ड निकाल लिया। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें ना एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, हमने एक कार्ड रैंडमली निकाला उनमें से 10 में से, तो इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ठीक है। मोर देन 3 मतलब 3 से बड़े नंबर आ रहे होंगे, मतलब 4 से लेके 5 6 7 10 तक, ये कंडीशन क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो हमें क्या कंडीशन दे दी गई कि वो इवन नंबर होने चाहिए, तब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ओके। तो
अब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे तो गिवन इवन दिया नहीं है, तो आप कैसे समझोगे यहाँ पे कि किसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है? तो अब देखो, सबसे पहले लिखना कैसे क्वेश्चन में, सबसे पहले तो लिखोगे सॉल्व, फिर सबसे पहले लिख दोगे सैंपल स्पेस, गिवन इवन कुछ भी नहीं लिखना, सीधे लिख दोगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इस फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। तो लिख देते हैं आप सैंपल स्पेस में 1 से 10 तक के कार्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, ये लिख दिया हमने। अब देखो हमें क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि वो एन इवन नंबर हो, इवन नंबर निकले, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवन नंबर की। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो इवेंट ए है, इवेंट ए है, वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर को, ठीक है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन नंबर कार्ड को, ठीक है। और जो बी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, इसकी ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये ए है ना, अब जब बी हो चुका है, देखो इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ठीक है। तो मोर देन 3 से बड़ा कार्ड होना चाहिए, बड़ा कार्ड निकल रहा है, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, 3 से बड़े कार्ड कौन से आएंगे, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की बी के रिस्पेक्ट पे। तो फॉर्मूला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, फिर अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लो। लेकिन ये क्या है, बी इवेंट निकला हुआ है, जिसके आउटकम ये है, इवन नंबर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, 2 4 6 8 एंड 10, यही हो गए। तो अब देखो सबसे पहले इंटरसेक्शन निकाल लो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना निकलेगा, सबसे पहले तो इंटरसेक्शन निकालोगे, उसके बाद लिखोगे आप, ठीक है। तो ये लिखना अरेंजमेंट से लिखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट बता रहा हूं मैं ताकि जल्दी क्वेश्चन कर पाए हम। देखो यदि ये इसमें भी प्रॉब्लम जा रही होगी तो आप बता देना, फिर भी हम हर टाइप के क्वेश्चन में देख रहे हैं एक टाइप की कैसे लिखना है। हर वीडियो में मैंने बताया आपको कैसे लिखना है, उसके बाद हम फिर लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन है, इसमें भी है 4 कॉमन, ठीक है। अब यदि हम बात करें 6 की, 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो कितने नंबर हो गए, 4 हो गए। तो कितने नंबर आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, 4। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, यदि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकाल लोगे, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं आपको, 1-2 स्टेप के बाद लिखना है ये चीज, ठीक है। तो देखो 4 फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4। टोटल आउटकम कितने हैं इंटरसेक्शन में, टोटल आउटकम हो गया हमारे 10, तो 10 लिख देना है यहाँ पे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, बी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने हैं, देखो बी के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 के अपॉन में 10 आ गया। तो बस सॉल्व कर दो, इसमें वैल्यू रख देते, तो 4 के अपॉन में 10 और 7 के अपॉन में 10, तो 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 4/7, और ये तो आपका राइट आंसर है। बहुत ईजी है, बस आपको ना एक बार समझ आ जाए कि करना कैसे है, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखते हैं, नंबर 4 है, इन अ स्कूल there are 1000 students out of which 430 are girls. It is known that out of 430 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th gives and given that chosen student is a girl? ठीक है, सबसे पहले देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, हमें समझ में नहीं आता है तो जब भी लैंग्वेज वाले में आपको ज्यादा प्रॉब्लम जाती होगी, तो लैंग्वेज वाले में हमें कुछ भी नहीं करना, पता है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ा हमने, दूसरी बार पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया पूरा, गो थ्रू हो जाओ पूरे क्वेश्चन से, फिर समझते हुए पढ़ो और लिखते चलो जो जो हमें बोला है। हमें क्या बोला है, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, या फिर इससे भी कनेक्ट नहीं कर पाते तो हिंदी से समझो, सब हिंदी भी दिया रहेगा आपको, तो हिंदी से रिलेट करके देख सकते हो, ठीक है। इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है टोटल, स्टूडेंट कितने हैं, 1000 है, तो ये 1000 हो गए। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, इनमें से 430 जो हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है। और अब बॉय कितने होंगे, बॉय जो हैं वो 570 हो जाएंगे, ठीक है। 570 कितने होंगे, बॉयज हो गए। अब हमें क्या बोला है, इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th, ठीक है। तो और हमें क्या बोल रहा है कि 10% जो है गर्ल्स कितनी है, 430 है टोटल, इनका 10%, तो 430 का 10% कितना हो जाएगा, इनका 10% हो गया 43, ठीक है। 43 हो जाएगा, 00 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो 43 आ गया। तो हमें बोल रहा है कि क्लास 12th में यदि हम 12th की बात करें तो इसमें गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स हैं 43। अब हमें आगे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th, हमें क्लास 12th से रैंडमली एक स्टूडेंट को चूज करना है, ठीक है। और हमें क्या बोल रहा है,
गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल, और जो हमने चूज किया है वो क्या है, गर्ल है, हमें ये बताना है। तो देखो हमें क्या गिवन है, गिवन दैट द चूजन गर्ल इज अ स्टूडेंट इज अ गर्ल, कहां से कर रहे हैं, क्लास 12 से। तो टोटल गर्ल कितनी हो गई, 43 हो गई। मतलब जो हमें गिवन है, गिवन को हम क्या लेते हैं, एफ मानते हैं। सबसे पहले ई देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ई जो इवेंट ई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टूडाइज इन क्लास 12। ठीक है, हमें जो हमने इवेंट ई माना है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली। ठीक है, ये लिख सकते हो, ये तो लिखा हुआ है ना, रैंडमली स्टूडाइज इन क्लास 12, ये पूरा लिख दिया। ये इवेंट ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इवेंट एफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। ठीक है, जो आपने चूज किया है गर्ल को, वो क्या है, वो स्टूडेंट जो है वो गर्ल निकल जाए। तो क्या हो गया, ये एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, गिवन दैट जो गर्ल है स्टूडेंट इज अ गर्ल, तो हमें ये गिवन है। तो इज अ गर्ल, तो टोटल गर्ल कितनी हो जाएंगी, ये 43 की एक जो हमने चूज किया वो गर्ल ही निकल जाए। ठीक है, तो वो कितनी होगी, 43 हो जाएंगी। आप क्लास 12th में कितने स्टूडेंट हैं, हमें तो पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें ये बोला है 430 जो है। अब देखो सबसे पहले ना आपने ये चीजें सब समझ गए होगी कि हमें क्या निकालना है। सबसे पहले देखो कि हमें जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो किसकी निकालनी है। सबसे पहले तो मेन जो हमारा है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो वही है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बना लिया, जो भी हमें गिवन था हमने वो लिख लिया। अभी तक हम वही कर रहे हैं, जो हमें गिवन था क्वेश्चन में वो कर लिया। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ई की, जब हमें एफ गिवन। ठीक है, जब एफ हमें गिवन हो तब। तो देखो अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली। अब देखो हमें क्या बोला है, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो गर्ल कितनी है टोटल, बताओ, टोटल गर्ल है 430। ठीक है, अब 430 है टोटल गर्ल। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमें निकालना ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यही आता है फॉर्मूला। तो अब देखो, अब इसकी बात करें हम तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें हम यदि, तो ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो कितना है, ई का इंटरसेक्शन एफ के साथ निकाल लो। अब हमें एक बात यदि मैं आपसे बोलूं कि हमें तो इतना पता नहीं है कि 12th में स्टूडेंट कितने, क्योंकि देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टूडेंट इन क्लास 12। हम क्लास 12 से उठा रहे हैं बच्चों को, लेकिन क्लास 12 में कितने स्टूडेंट हैं हमें यही पता नहीं है। नहीं पता ना, हमें सिर्फ लड़कियां पता है कि 43 हैं, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें देखो हमें ई की जरूरत भी नहीं है ना। ई क्या है, जो हम स्टूडेंट को चूज कर रहे हैं किससे, क्लास 12 से, हमें इसकी जरूरत नहीं है। क्यों, पता है मुझे बताओ, यदि हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं कितना निकलेगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, इसकी जरूरत है हमें। तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब टोटल, देखो ई किस रिप्रेजेंट कर रहा है, अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली, एक स्टूडेंट को चूज कर रहे हैं हम 12th का। और एफ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ जो है टोटल गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है सिर्फ 43 गर्ल्स। ठीक है, यही कॉमन है। तो हम कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 43 आ जाएगा। ओके, तो 43 आ गया, इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 43। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 43 बाय में 1000, तो 43 के अपॉन में 1000 आ गया ये, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी निकलेगी, टोटल गर्ल्स कितनी है 430, क्योंकि गर्ल्स ही हम सिर्फ चूज कर रहे हैं, अपॉन में 1000। ठीक है, तो 1000 में से आपका 1000 कैंसिल, 43 से अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 43, 430, 43 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ गया। तो आप लिख सकते हो इसे 1/10, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, या फिर 0.1 प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 0.1, यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी और यही आपका आंसर हो गया। ओके, यदि कहीं भी आपको प्रॉब्लम जाए, समझ में ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम फिर से ये क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, अब देखो, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। हमें इवेंट ए बोल रहा है 4 ऑन द थर्ड थ्रो। ठीक है, ये जो थर्ड थ्रो है ना हमारा, वो 4 आ रहा है। अब थर्ड थ्रो क्या होता है, इसका मतलब यह है कि आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो, एक डाई को रोल कर रहे हो, इसका मतलब यह है। तो देखो ऐसा होगा कि आपने एक डाई को रोल किया, तो यहाँ पे कोई कंडीशन बन गई कि यहाँ पे ना
1 आ गया, ठीक है। फिर सेकंड बार थ्रू किया तो क्या आ गया, फिर 1 आ गया। थर्ड बार थ्रू किया तो फिर 1 आ गया। तो थर्ड कंडीशन में थर्ड बार जब थ्रू कर रहे हो तो 4 आना चाहिए, हमें ये बोला है। तो ए 4 आ जाए, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं। बी क्या है, 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रू। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब बी ऑलरेडी हमें हो चुका है, ये दिया है, ठीक है। बी इज ऑलरेडी हैपेंड, बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था, पता है या नहीं आपको, कि यदि हम ना एक कॉइन को यदि हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, कॉइन को उछाल रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या कौन कौन से आउटकम आते हैं, हेड और टेल आता है, ठीक है। यदि एक कॉइन की बात करें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉइन की बात करें तो कितना आ जाता है, पता है आपको, 4 आ जाता है। कैसे आता है पता है, 2 × 2, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2, इसकी कितनी है 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 2 × 2 4, ओके। यदि एक और कॉइन आ गया तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो हम इसे 2 की पावर n से प्रेजेंट करते हैं कि जितने बार हम थ्रो करेंगे कॉइन को, या जितने कॉइन को थ्रो करेंगे उसकी पावर n के इक्वल में होगा। वो चीज क्या किसके इक्वल में होगी, n के इक्वल में होगी, ओके। अब देखो ये s आ गया, तो अब हमें क्या कह रहा है, डाई के साथ भी वैसे ही है। डाई मतलब जब आप डाई को थ्रो करते हो तो कितने आउटकम आते हैं, 6। यदि 2 बार डाई को थ्रो करोगे तो 36 बनेगा, ठीक है। यदि 3 बार तो 216, तो कितना हो जाएगा 216। अब आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे 1 1 1 लिख दिया आपने, ठीक है। ये चलते गया, यहाँ पे 1 1 2 लिख सकते हो, ओके। ये चलता गया यहाँ तक, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 5 6 5 5 ऐसे लिख देना, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ लास्ट 6, इसमें लास्ट में भी 6 आ जाए, इसमें भी 6 आ जाए, ठीक है। ये 6 6 5 आ जाए और फिर लास्ट में भी 6 6 6 आ जाए, लास्ट वाले में भी 6 आ जाए, ये हो जाएगा टोटल। मतलब टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास, 216 हो गए, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या बोला है, जो इवेंट ए है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 ऑन द थर्ड रो। तो हम ये तो बता ही नहीं सकते थर्ड रो में 4 होना चाहिए, वो तो कितने सारे में आ सकता है, देखो 1 1 4 ये भी पॉसिबल है, ठीक है। 1 2 4 ये भी पॉसिबल है आपका, ओके। तो ऐसी कई सारी कंडीशन बन सकती है, तो ऐसे बहुत सारे आउटकम मिल जाएंगे हमें। तो ये तो हम बता नहीं सकते कितने होंगे, तो इन्हें काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, ये पड़ेगा भी नहीं हमें काम, ठीक है। 6 5 4, ओके। तो इस तरीके से होगा ये। अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, हमने ये सारी कंडीशन देख ली, अब हम निकालते हैं बी। बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, ए की जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। याद रखना क्यों, अभी मैं बता रहा हूं आपको। देखो 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रू, 6 फर्स्ट में आना चाहिए और 5 सेकंड में आना चाहिए, तो 6 5 1 बन जाएगा, ठीक है। 6 5 2 बन जाएगा, 6 5 3 बन जाएगा, 6 5 4 बन जाएगा इसका, और 6 5 6 बन जाएगा, ठीक है। हमें क्या बोला है, फर्स्ट में एंड सेकंड में 5 आना चाहिए। इतनी कंडीशन बन सकती है क्या, और कोई बन सकती है, नहीं, ठीक है। एक और, ये 6 5 5 हो जाता और ये 6 5 6, एक और आ जाता है यहाँ पे 6 5 6, ये 6 कंडीशन बनती, ओके। 6 कंडीशन बन जाती। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, यदि हमारी ये 6 कंडीशन बन चुकी है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 सेकेंड, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि बी 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रू, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब बी हो चुका है पहले से, तो बी हो चुका है तो बी को यहां रखेंगे। किसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की, तो पी ए बी निकालना है। मतलब हमें क्या क्या चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये चाहिए। तो अब निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। सिर्फ एक एलिमेंट कौन सा कॉमन हो गया, एक सेकंड, जो ए और बी हो गया ना, इसमें सबसे पहले आप इंटरसेक्शन निकालोगे। इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन इसका आ जाएगा 1, सिर्फ एक ही कॉमन है जिसके लास्ट में 4 आ रहा है, बस यही, ठीक है। क्या और कोई हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, और कोई सा पॉसिबल ही नहीं है। तो 6 5 4 ही है, 6 5 4 आ गया, तो 1 कंडीशन होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। सबसे पहले तो इंटरसेक्शन निकाल लोगे, ए इंटरसेक्शन बी, कितने एलिमेंट हैं, 1,
यदि प्रोबेबिलिटी निकालना तो कितना आ जाएगा 216 1/216। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी, कितने हैं 6/216, इतना है, बस सॉल्व कर लो। तो 1 के अपॉन में 216 के अपॉन में 6 के अपॉन में 216 से 216 कैंसिल, कितना आ गया 1/6, और यही आपका राइट आंसर होगा। ओके बहुत ईजी है, बस एक बार सोच रहे हैं हमें और सॉल्व करना है। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ डाई इज थ्रो ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। ओके तो एक काम करना, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, जो भी आपने पढ़ा होगा ना बस वहीं से एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो जो क्वेश्चन में बोला है वो हम ड्रॉ करते चलेंगे, देखो, या फिर सैंपल स्पेस बना लेंगे। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाई को कितने बार थ्रो कर रहे हैं ट्वाइस, मतलब टोटल आउटकम कितने होंगे 6⁻², मतलब 36। एक और कंडीशन याद रखना, यदि मैंने कहा एक कॉइन को हम थ्रो कर रहे हैं और एक डाई को रोल कर रहे हैं, इसमें कितने आते हैं हेड और टेल, इसमें टोटल आउटकम कितने होते हैं 1 to 6, तो कितने हो जाएंगे, इसके 6 आउटकम हो गए, इसके 2, तो कितना आ जाएगा आउटकम, टोटल आउटकम 12 हो जाएंगे। याद रखना ये चीज, ठीक है। जैसे वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी है। 6 डाइस थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व्ड टू बी 6। हम क्या कर रहे हैं, एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1, ठीक है, 1 2, इस तरीके से चलता जाएगा कहां तक 6 तक, ठीक है। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 36, टोटल आउटकम 36, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब देखो, अब हमें क्या बोला है, हमें क्या निकालना, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, मतलब 4 जो है एक बार आया होगा। ओके तो इसकी निकाल लेना, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इसका आंसर आपको बताना है। ओके थैंक यू।